हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ये वाली ट्यूबलाइट जल जाएगी, उधर से शायद जल जाएगी, देखिए, या इधर से चलेगी। हाँ जी, तो आइए सबसे पहले एक रिविजनरी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। अभी हमारे पास कोई 12 मिनट का टाइम अवेलेबल है, उसमें हम एक रिविजनरी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, जितने भी सैटेलाइट सेंटर्स हैं, बेहतर होगा कि आप लोग सवाल ज्यादा पूछें और पब्लिक चैटिंग ना करें, ना वो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में 2 क्वेश्चन बचे। 2 क्वेश्चन बचे, हाँ, कौन से? 9 और 14। 2 क्वेश्चन बचे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक बात है। चलिए आप आइएगा पेज नंबर 3.13 पर। प्लीज कम टू पेज नंबर 3.13। पेज नंबर 3.13, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, ओके, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 3.13। चलिए आइए शुरू करते हैं। A bus started from Delhi for Mussoorie with 50 passengers on board. 20 passengers got off at Dehradun and bus proceeded with remaining passengers. In the evening, the same bus left Mussoorie with 50 passengers. 10 passengers got off at Dehradun and the bus resumed its journey with remaining passengers for Delhi. The distance between Delhi and Dehradun is 280 kilometers and between Dehradun and Mussoorie is 20 kilometers. Compute cost per passenger per kilometer if total cost of running the bus for this trip is rupees 5,000. तो पहले तो आप ये बताइए कि हम एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करें कि कमर्शियल? तो आप लिखिएगा एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर। पहली बात तो कमर्शियल पैसेंजर किलोमीटर में हमारा विश्वास नहीं। ठीक है, इंडस्ट्री में चलता होगा, पर हमारा तो विश्वास है नहीं। और वैसे भी जब क्वेश्चन ने पूछा नहीं तो हम क्यों जबरदस्ती कैलकुलेट करेंगे? तो स्टूडेंट तो सिर्फ एक ही कैलकुलेशन कर सकता है और वो है एब्सोल्यूट। ओके, तो आप लिखिएगा पहले दिल्ली टू देहरादून। फार्मूला है नंबर ऑफ किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो क्वेश्चन में लिखा होगा दिल्ली से देहरादून कितने किलोमीटर? 280 किलोमीटर्स। ओके, दिल्ली से देहरादून 280 किलोमीटर, और जब 280 किलोमीटर गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी में पैसेंजर कितने थे? 50 पैसेंजर्स। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना लिखना है? 14,000। पैसेंजर किलोमीटर्स। हाँ जी, दिल्ली से देहरादून का केस डिस्कस हो गया।
अब चलते हैं देहरादून से मसूरी की तरफ। मसूरी में स्पेलिंग में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। MUSSOORI, ठीक। हाँ, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? 20 किलोमीटर्स। तो जब गाड़ी देहरादून से मसूरी जा रही थी 20 किलोमीटर, उस समय कितने पैसेंजर्स थे? कितने? 30। हाँ, सही बात है। वो देहरादून में जब गाड़ी रुकी थी तो 20 पैसेंजर उतर गए थे, तो बाकी बच गए थे 30 पैसेंजर। वो फिर देहरादून से मसूरी गए। अच्छा, कितना आ गए? 600 पैसेंजर किलोमीटर्स। फिर क्या हुआ कि शाम को मसूरी से बस वापस दिल्ली की तरफ आई। तो पहले वो मसूरी से स्टार्ट हुई, और उसको जाना था देहरादून। तो मसूरी से जब आप देहरादून आ रहे थे तो गाड़ी चली 20 किलोमीटर, और गाड़ी में कितने लोग थे? 50 लोग। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 1000 पैसेंजर किलोमीटर्स। अब लास्ट में गाड़ी देहरादून से निकलेगी और अब उसको जाना है दिल्ली, ठीक है ना? अब देहरादून से दिल्ली, इस बार गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी? 280 किलोमीटर। देहरादून में कितने लोग उतर गए थे? 10। और मसूरी से तो 50 लोग चले थे। 10 लोग देहरादून में उतर गए, तो बाकी कितने लोग रह गए? 40। वो फिर दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन फिगर कितनी आ गई? 11,200 पैसेंजर किलोमीटर्स। 26,800। तो आपने लिखा 26,800 पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये एक पूरी राउंड ट्रिप हो गई, इसमें जाना भी हो गया और आना भी हो गया, और पैसेंजर्स किलोमीटर्स को हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो लास्ट लाइन में क्या कहा गया है कि बताइए एक पैसेंजर और 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी? और क्वेश्चन कहता है कि जो पूरी राउंड ट्रिप है, जाना और आना, इसकी हमको कॉस्ट पड़ गई 5,000 रुपए, ठीक है ना? तो आइए फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। देखो भाई, टोटल कॉस्ट है 5,000 रुपए। अगर हम इसको पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करते हैं तो पैसेंजर से भी डिवाइड हो गया और किलोमीटर से भी डिवाइड हो गया। पैसेंजर किलोमीटर से 26,800, कितना आ गया? 0.1865। ओके, चलो 0.1866 बस, अप्रोक्सीमेटली 0.1866 क्या है? कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। क्या ये बात सही? अच्छा, एक बात ये करनी है, आपने इस क्वेश्चन को 1 महीने के लिए क्यों नहीं सॉल्व किया? 1 साल के लिए क्यों नहीं सॉल्व किया? ओके, हमारा ये कंक्लूजन है कि जिससे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन महीने के लिए सॉल्व करो, एनुअली सॉल्व करो, उसे फर्क क्या पड़ता है? आंसर तो वही आना है। अगर मान लीजिए हर दिन की 1 राउंड ट्रिप है,
तो महीने की कितनी राउंड ट्रिप हो गई? 30। अगर एक राउंड ट्रिप का खर्चा 5000 है तो 30 राउंड ट्रिप का खर्चा ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पैसेंजर किलोमीटर भी 30 के होंगे तो 30 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता? ठीक है ना। इसलिए सबसे बेकार सवाल ही यही है कि जी क्वेश्चन को मंथली सॉल्व करना है कि एनुअली सॉल्व करना है। मैं तो कहता हूं क्वेश्चन को अगर आप 1 घंटे के लिए भी सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर वही आएगा। आप एक ट्रिप के लिए सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। एनुअली सॉल्व करो, मंथली सॉल्व करो, जैसे मर्जी सॉल्व करो, अल्टीमेटली आंसर वही ही आना है। ओके, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप आइए मेन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 2 मेन क्वेश्चन हमारे बचे हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 9 है और एक क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन नंबर 9 है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो आप आइएगा पेज नंबर 3.4 पर और पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9। हां जी, ए फैक्ट्री विच यूजेस a large amount of coal is situated between 2 coal depots X and Y, the former being 5 kilometers and the latter 10 kilometers distance from the factory. A lorry of 50 tons carrying capacity is used for collection of coal. The lorry averages speed of 20 kilometers per hour when running and takes 10 minutes in the factory to unload. At depot X, the loading time is 30 minutes per load, and at depot Y, the loading time is 20 minutes per load. Driver's wages, license cost, insurance, depreciation and similar charges are noticed to cost ₹6 per hour operated. Fuel, oil, tires, repairs and similar charges are noticed to cost 60 paise per kilometer run. Compute cost per ton per kilometer of carrying coal from each depot. क्या कहते हैं, क्वेश्चन को मंथली सॉल्व किया जाए? अच्छा, एनुअली सॉल्व किया जाए, वीकली सॉल्व किया जाए, आवरली सॉल्व किया जाए, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो जी, आंसर तो वही आना है। पर फिर भी डिसीजन तो लो भाई, कैसे सॉल्व करना है बताओ। चलो मंथली सॉल्व करते हैं। आप लोग मंथली कह रहे हैं। देखो जी, मंथली सॉल्व करने में एक दिक्कत है। आप क्वेश्चन पढ़ के क्या मुझे बता सकते एक महीने में कितनी ट्रिप्स होती? तो जब आप ये बता ही नहीं सकते कि एक महीने में ट्रिप्स कितनी होती है तो हम इसको महीने के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू काम नहीं करेगा। मंथली में सॉल्व नहीं कर सकता हूं। हां, डेली सॉल्व करें, दिन के हिसाब से सॉल्व करें। क्वेश्चन पढ़ के बताओ एक दिन में कितनी ट्रिप्स होती? नहीं पता। अच्छा, आप कह रहे थे ना आवरली सॉल्व करेंगे। अच्छा बताओ 1 घंटे में कितनी ट्रिप्स होती? 1 मिनट में कितनी ट्रिप होती? कुछ नहीं पता। तो क्वेश्चन आपको आवरली भी, जो आप आवरली कह रहे थे ना, आप आवरली भी सॉल्व करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन में आवरली डिटेल है कहां? तो जैसा कि आप कह रहे हैं, क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, एक ट्रिप का आंसर निकाला जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ट्रिप के लिए सफिशिएंट डिटेल्स दे रखी है ना। तो हम इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को एक ट्रिप के हिसाब से सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। तो चलिए आइए हेडिंग डालेगा। हेडिंग है ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या लिखा आपने? ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट के ब्रैकेट्स में लिखेगा 1 राउंड ट्रिप। ये हमारा फैसला है, हम क्वेश्चन को एक राउंड ट्रिप के लिए सॉल्व करना चाहते हैं।
तो जो कॉलम्स आपको बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, कोल डिपो X एंड कोल डिपो Y। पर्टिकुलर्स, कोल डिपो X एंड कोल डिपो Y। हम क्वेश्चन को एक राउंड ट्रिप के लिए सॉल्व करेंगे। जो भी बात हम कहेंगे एक राउंड ट्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहेंगे। नंबर 1, डिस्टेंस पर राउंड ट्रिप। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? डिस्टेंस पर राउंड ट्रिप। उसमें एक तो आप लिखेगा आउटवर्ड और दूसरा आप लिखेगा रिटर्न। बताइएगा कोल डिपो X आपकी फैक्ट्री से कितनी दूर है? फिर से बताइए। 5 किलोमीटर। तो आने में भी 5 किलोमीटर हो गया। तो आप टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 10 किलोमीटर्स। कोल डिपो Y आपकी फैक्ट्री से कितना दूर है? तो एक राउंड ट्रिप में कितना डिस्टेंस हो गया? 20 किलोमीटर्स। हां जी, तो एक राउंड ट्रिप 10 किलोमीटर्स, एक राउंड ट्रिप 20 किलोमीटर्स। नंबर 2 लिखेगा टन किलोमीटर्स पर राउंड ट्रिप। टन किलोमीटर्स कैसे कैलकुलेट करा जाए? किलोमीटर्स को अगर टन्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टन किलोमीटर्स आ जाता ना। आउटवर्ड एंड रिटर्न। आउटवर्ड एंड रिटर्न। वैसे जो गाड़ी आप लेके जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी, कितना सामान उसमें डाला जा सकता है? 50 टन। ओके, तो ये बताइए जब आप जा रहे होंगे तो जाते समय गाड़ी में सामान कितना होगा? दोबारा से बताइए। नहीं, मैं सुना ही नहीं, एक बार फिर बताइए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, सोच के जवाब दीजिए। जब आप जा रहे थे तो जाते समय गाड़ी में सामान कितना होगा? 0 क्यों होगा? हम जा क्यों रहे हैं? कोल लेने जा रहे हैं, तो जाते समय गाड़ी खाली लेके जानी होगी ना। जाते समय गाड़ी हम भर के कैसे ले जा सकते? ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है, पर ये बात क्यों लिखे क्वेश्चन? क्या ये बात हमें खुद नहीं समझनी चाहिए कि जाते समय गाड़ी खाली ही होनी चाहिए? इसीलिए आप क्या लिखेंगे? 5 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड विद 0। जाते समय गाड़ी चली है 5 किलोमीटर, पर गाड़ी में सामान नहीं है, तो टन से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब आप लौट कर आइए। लौट कर आते समय आप 5 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे और सामान कितना होगा? 50 टन्स। हम मानते लौट कर आते समय गाड़ी में सामान है, 5 किलोमीटर गाड़ी चली है और सामान है 50 टन। खैर, कितना हो गया ये? 250 टन किलोमीटर्स। तो आपने पता कर लिया एक राउंड ट्रिप के टन किलोमीटर्स हैं 250,
कोल डिपो एक्स के कंटेक्स्ट में, वाई में आइए, गाड़ी चलेगी 10 किलोमीटर और जाते समय सामान होगा 0। लौट कर आते समय गाड़ी चलेगी 10 किलोमीटर और सामान होगा 50 टन। और टन किलोमीटर्स कितने हो गए? 500। ठीक बात है ना? हां जी। चलो, एक राउंड ट्रिप के टन किलोमीटर्स हमने आपको बता दिए। बस किसी तरीके से थोड़ी मेहनत और करिए और आप मुझे बताइए एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट, ताकि मैं एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट को एक राउंड ट्रिप के टन किलोमीटर से डिवाइड कर दूं और मुझे पता चल जाए कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। क्या ये बात सही? हां जी। तो अब आइए कॉस्ट पता करते हैं। कॉस्ट कैसे पता कर सकते हैं जब तक आप ये नहीं बताओगे कि टाइम कितना लगेगा। टाइम पर राउंड ट्रिप। कॉस्ट हम बता देंगे, प्रोवाइडेड आप ये बताओ एक राउंड ट्रिप में आपको टाइम कितना लगता है। अच्छा, जब आप कहते हैं कि टाइम कितना लगता है, तो इससे आपका मतलब क्या है? 3 तरीके के टाइम लगते हैं। एक को हम कहते हैं लोडिंग टाइम, मतलब आप कोल लेने के लिए जाएंगे तो कोल आप अपनी गाड़ी में चढ़वाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। दूसरे को हम क्या कहेंगे? अनलोडिंग टाइम। कोल जब आप अपनी फैक्ट्री में लेकर आएंगे तो आपको उसको उतरवाना पड़ेगा। लोडिंग का टाइम, चलवाने का टाइम लगेगा, उतरवाने में टाइम लगेगा और आने जाने में भी टाइम लगेगा। ट्रैवलिंग टाइम। 3 तरीके के टाइम लगेंगे ना। हमें यह पता करना ही होगा कहां कितना टाइम इसमें खर्च हो रहा है। क्वेश्चन कहता है अगर हम कोल डिपो एक्स गए और वहां पर अगर हमने कोल चढ़वाया तो उसमें हमें कितना टाइम लगेगा? दोबारा से बताइए। 30 मिनट्स। अगर हम कोल डिपो वाई गए तो उसमें हमें टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट्स। 30 मिनट और 20 मिनट। अच्छा, वापस आकर अपनी फैक्ट्री में कोल उतरवाना तो आप ही नहीं है, उतरवाने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। हां जी, 10 मिनट का टाइम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आपको आने जाने में कितना टाइम लगेगा। ये तो गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो गाड़ी की स्पीड आप बताइए, क्वेश्चन में कहीं लिखी होगी 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप ये कहना चाहते हैं अगर 1 घंटे गाड़ी चल जाए तो 20 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। एक बार फिर से, अगर 1 घंटे गाड़ी चल जाए तो 20 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। कोल डिपो वाई 20 किलोमीटर ही आना जाना है। इसका मतलब यह है कि 20 किलोमीटर की ही अगर स्पीड है, 20 किलोमीटर ही आना जाना है, तो वाई आना जाना अगर करना है तो 1 घंटे का टाइम लेकर चलना होगा। वाई आने जाने में आपको 1 घंटे का टाइम, मेरा मतलब है 60 मिनट का टाइम लगना चाहिए। क्या यह पॉइंट वैलिड है? और एक्स तो एकदम आधे फासले पर आता है, तो एक्स आना जाना तो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में ही हो जाना चाहिए। तो एक्स का एक चक्कर लगाने का मतलब आपके पास 70 मिनट का टाइम होना चाहिए और वाई का एक चक्कर लगाने का मतलब आपके पास 90 मिनट का टाइम होना चाहिए।
70 मिनट और 90 मिनट। अब जब आपने एक राउंड ट्रिप का टाइम बता दिया है तो मेरे ख्याल से आप एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट भी बता सकते हैं। और आप इतनी बात समझ रहे हैं कि एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट को अगर मैं एक राउंड ट्रिप के टन किलोमीटर से डिवाइड करूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा और मुझे पता चलेगा कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। जो क्वेश्चन का दूसरा पैराग्राफ है उसमें इस कंटेक्स्ट में जरूरी डिटेल्स दे रखी। ड्राइवर्स वेजेस, लाइसेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन and similar charges are noticed to cost ₹6 per hour operated। आप लिखेंगे ड्राइवर्स वेजेस एटसेट्रा। क्या लिखा है? ₹6 पर आवर। हाँ जी, चलो एक बार आंसर आ जाए फिर बात करते हैं इसके ऊपर। ड्राइवर्स वेजेस एटसेट्रा ₹6 पर आवर। 1 घंटे का खर्चा ₹6, 60 मिनट का खर्चा ₹6 ना। अगर 60 मिनट के ₹6 खर्च होते हैं तो 70 मिनट के ₹7। क्या ये बात सही? और 90 मिनट के ₹9। ये बात भी सही, ₹7 और ₹9 होगी पहली कॉस्ट है। दूसरी कॉस्ट कौन सी है? फ्यूल, ऑयल, टायर्स, रिपेयर्स एंड सिमिलर चार्जेस आर नोटिस टू कॉस्ट 60 पैसे पर किलोमीटर रन। फ्यूल, ऑयल एटसेट्रा 60 पैसे पर किलोमीटर। एक्स आना जाना यानी 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के 60 पैसे, 10 किलोमीटर के ₹6। ओके, 1 किलोमीटर के 60 पैसे, 20 किलोमीटर के ₹12। तो ये हो गया ₹13, ये हो गया ₹21। ओके, ₹13 एंड ₹21, ₹13 और ₹21। ये है पर राउंड ट्रिप कॉस्ट, ₹13 और ₹21। आइए क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट पता करें। कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट है ₹13। एक राउंड ट्रिप के टन किलोमीटर्स हैं 250। आप एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट को एक राउंड ट्रिप के टन किलोमीटर से डिवाइड करें। 0.052। एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट है ₹21। एक राउंड ट्रिप के टन किलोमीटर्स है 500। 0.042। हमें आंसर देने के तरीके को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमने देखा कि हमने राउंड ट्रिप का साथ नहीं छोड़ा। एक राउंड ट्रिप का डिस्टेंस, एक राउंड ट्रिप के टन किलोमीटर, एक राउंड ट्रिप का टाइम, एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट, और एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट को एक राउंड ट्रिप के टन किलोमीटर से डिवाइड करा तो आंसर आ गया कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। सवाल मुझसे यह पूछा गया था कि जी जैसा हमने अब तक पढ़ा है
उसमें हम लोग क्या करते थे कि नोट्स अलग होते थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट अलग होती थी। इसमें हमने क्या करा है कि जो नोट्स हैं उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर ही ले गए। अब जरूरी नहीं आप ऐसा करें। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कॉस्ट की डिटेल्स बहुत कम थी। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस्ट स्टेटमेंट का पार्ट बस इतना सही था। तो हमने सोचा कि स्टेटमेंट को अगर सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना है तो क्यों ना सारी बातें इसके अंदर लिख दी जाएं, वरना ऑफ कोर्स मैं काम कर सकता हूं, क्यों ना इस कैलकुलेशन को अलग कर लिया जाए या इसको भी अलग कर लिया जाए, फिर इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लिया जाए। मेरे ख्याल से उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आंसर तो हमारा यही ही आना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको लगता है जी अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली मुझसे पूछा गया होता ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसका जवाब भी दे सकता। हां, अब जब हमने इसका आंसर दे दिया है तो हम कहते हैं हां अब ये क्वेश्चन आ जाए, हम इसके लिए तैयार हैं। देखो जी ये तो है, ये तो होता ही है। ये बात सच है कि स्टूडेंट ने जितने ज्यादा क्वेश्चन करे होते हैं वो करे हुए क्वेश्चन को ही एग्जाम में कर पाता। और ये नेचर आपकी आज नहीं बनी है, बचपन से डेवलप हुई। अगर ये सवाल है तो ये सवाल आप मुझसे कम पूछिए, अपने आप से ज्यादा पूछिए। हमारे भी घर में माँ बाप कहते हैं कि जी पढ़ो, बहुत पढ़ो। क्यों पढ़ो? वो इसलिए पढ़ो क्योंकि करा हुआ क्वेश्चन पेपर में आ गया तो तुम कर लोगे, बस इसीलिए पढ़ो। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया जो तुमने पहले करके नहीं भी रखा था तो वो तो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं प्रैक्टिस करने का ऑब्जेक्टिव ही गलत है। हमें यह सिखाया गया ना हजारों क्वेश्चन करो क्योंकि हो सकता है हजारों में से कोई एक आ जाए, वो आप कर लोगे, और अगर कोई और आ गया तो आप हथियार डाल दोगे कि जी ये तो होता नहीं मुझसे। हम लेकिन जानते अगर इस तरीके की सिचुएशन अगर हमसे पूछी जाए तो मेरे ख्याल से हम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए तो तैयार है। ठीक है ना? चलिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आना है, और वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। और इस क्वेश्चन के साथ एक तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट भी होगा। अब इसमें हमारी काफी मेहनत लग गई है। मैंने आप लोगों को जैसे इसमें 23 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा के दिए हैं, रिविजरी क्वेश्चन भी 2-3 करवा के दिए हैं, और कुछ और क्वेश्चन और भी हैं, वो ऑफ कोर्स आप अपने आप करेंगे। टीचर की मेहनत जहां खत्म होती है, मेरा मानना है कि स्टूडेंट की मेहनत वहां से शुरू होती। लेकिन वरना कई बार स्टूडेंट कहते हैं जब चैप्टर खत्म हो गया तो चलो ठीक है भाई अब तो अगला चैप्टर शुरू होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने रिविजनरी क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट को खुद जरूर करने चाहिए। रिविजनरी क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, बड़े आसान हैं, पर मैं कहता हूं चाहे जितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप उसे खुद अटेम्प्ट करते हैं और उसका आंसर आता है तो उस आंसर से निकलता है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस एग्जाम में आपकी एक बहुत बड़ी एसेट मानी जाती। कभी कभी कोई पूछता है जी कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती क्या है, हमने कहीं देखी तो है नहीं। कॉन्फिडेंस कहते किसको? आपको याद होगा 12th क्लास में वो जो चैप्टर था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर था ना। अच्छा, जब वो क्वेश्चन करते थे, खास तौर पे पीछे जो अनसॉल्व क्वेश्चन होते थे, और आप एक एक क्वेश्चन करते चले जाते थे, आंसर होता चला जाता था, और एक एक आंसर जब होता जाता था, बैलेंस शीट या फिर जो भी अकाउंट आप बनाते थे मिलता जाता था, तो उसके बाद आपके अंदर एक फीलिंग आती थी, हां ये क्वेश्चन मैंने करा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने कर लिया, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब उस फीलिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज से। वो जो फीलिंग होती है ना उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। जब आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो कितना भी आसान क्यों ना हो, जब बैलेंस शीट मिल जाती है, आप उस पल को महसूस करिए जब आपने किसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट को मिलाया होगा और लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल मिलता होगा, तो आपके मन में कैसे लड्डू फूटते होंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब। इस मजे आने को क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है अगर आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करोगे तो। क्या ये बात सही? तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए रिविजनरी क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए।
वैसे मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नामी गिरामी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो ये बात दावे के साथ कहते हैं कि जब वो पढ़ा करते थे तो कभी आज तक बैलेंस शीट उनकी मिली ही नहीं। तो आप पूछ सकते, जब बैलेंस शीट इनकी मिली नहीं तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन कैसे गए? अब लो आप बताओ, अगर मेरी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? मान लीजिए आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, अब नहीं मिली, एक एंट्री नहीं लिखी, तो क्या आपको 0 दे दिया जाएगा? तो थोड़े से नंबर काट लीजिएंगे, पास तो आप तब भी हो गए ना। तो इसीलिए बैलेंस शीट बहुतों की नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। कई लोग तो क्या तरीका अपनाते हैं कि बैलेंस शीट में कभी दोनों साइडों का टोटल करते ही नहीं, ऑन द सेफ साइड, एक ही साइड का टोटल करो और दूसरे का वो चुपचाप लिख दो, है ना? और आप अपने मन को समझाइए, देखो जी 2 बातें हो सकती, या तो दूसरी साइड का टोटल भी यही होगा, तो है तो फिर मैंने लिख तो दिया या फिर नहीं होगा, और अगर वो नहीं होगा तो मैं ये क्यों जानूं? बेहतर है ये बात मुझे ना पता चले, खास तौर से पेपर में, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि आपकी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है तो ये अगले क्वेश्चन में और अगले पेपर में बुरा असर जरूर डाल सकता है। इसलिए बेहतर है कुछ बातें आपको ना पता चले। गलत फहमी में जीना बहुत फायदे का सौदा होता है, बड़ी जगह गलत फहमी में जीना बहुत फायदे का सौदा होता है। देखो अभी दिवाली आने वाली है, छोटे बच्चे जो है ना दिवाली के मौके पे फूंक वाले बम फोड़ते हैं, फूंक वाले बम, ऐसे फूंक मारते और बम फोड़ते हैं। वो इस गलत फहमी में जीते जी, वो मैंने फूंक मार दी ना और बम फूट गया, जबकि वो फूंक नहीं भी मारते ना तो भी बम फूट जाता, लेकिन वो फूंक जरूर मारेंगे। कोई बात नहीं, गलत फहमी में जीना फायदे का सौदा। आप कभी बच्चे को समझाते हो अबे फूंक मत मारा कर, वो फिर भी मारेगा, कोई बात नहीं, जीने तो गलत फहमी में, क्या फर्क पड़ता। अच्छा, हम लोग भी कभी कभार ना वो कागज के हवाई जहाज उड़ाते है ना, आपने देखा होगा। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब आप कागज का हवाई जहाज उड़ाते हैं तो आप उड़ाने से पहले उसके पीछे फूंक क्यों मारते हैं? मतलब आप क्या उसका इंजन स्टार्ट कर रहे हैं? और अगर आप फूंक मारेंगे तो उससे हवाई जहाज दूर तक उड़ेगा, और नहीं मारोगे तो बेचारा यहीं गिर जाएगा। लेकिन आप कभी अपने आप को ठीक तो नहीं करते ना, आप कहते तो ठीक है यार, गलत फहमी में जीना कौन सी बुरी बात, कोई बात नहीं, चलते रहना चाहिए ना। छोटी छोटी बातों में गलत फहमी पालते रहना कोई गलत बात नहीं, ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सो पेज नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 14। In order to develop tourism, Reliable Airlines has been given permit to operate 3 flights to and fro in a week between station A and B. The airline operates a single aircraft of 160 seats capacity. Normal occupancy is estimated at 60% throughout the year. The one-way fare is ₹7,000. The cost of operation of flights are, number 1 variable cost, उसमें एक food given है और दूसरा commission given है. Number 2 fixed cost, aircraft lease, crew payment and fuel. Required, number 1 calculate net operating income per flight. Number 2, it is believed that occupancy will increase to 108 passengers if the fare is reduced to ₹6,720. Advise whether this proposal should be implemented. Number 3, a travel agency proposes to charter the aircraft by paying lump sum of ₹5 lakh to the Reliable Airlines for one flight. It is also agreed that expenditure of fuel and food will be borne by the travel agency. Is this offer acceptable? तो आइए इसके फर्स्ट पॉइंट को पहले सॉल्व करते हैं और हेडिंग डालते हैं। वैसे फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट, तो आप हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन
कंप्यूटेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। कंप्यूटेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। तो दो कॉलम्स आप बना लीजिएगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। टोटल कलेक्शंस पर फ्लाइट। एक फ्लाइट से आपको टोटल कलेक्शन होगी कितनी? वैसे एयरक्राफ्ट में सीट्स हैं 160, लेकिन 160 पैसेंजर नहीं है, पैसेंजर्स हैं 60%। 60% हो गए 96 पैसेंजर्स। और आप एक पैसेंजर से एक फ्लाइट के कितने रुपए चार्ज करोगे? रुपीज 7,000। 6,72,000। अच्छा, अब ये तो नहीं सोच रहे कि ये तो 7,000 तो वन वे फेयर है, तो वन वे फेयर ही तो होना चाहिए। फ्लाइट का मतलब क्या है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह गई एक फ्लाइट है, ऑफ कोर्स आप दूसरी जगह से पहली जगह वापस भी आओगे, ये तो दूसरी फ्लाइट है। और जो आदमी जाएगा उसको जबरदस्ती थोड़ी आप वापस ले आओगे। और अगर वो वापस आना चाहे तो जाने के भी 7,000 दे दे, आने के भी 7,000 दे दे। तो हमारे लिए फ्लाइट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह गए, बस। इसमें वन वे का कोई हिसाब किताब नहीं। इसमें वन वे का क्या है? एक वन वे ही अपने आप में एक फ्लाइट, ठीक है ना। तो आपने लिखा टोटल कलेक्शन पर फ्लाइट 6,72,000। इसमें से एक आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा आपको माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। जब आप कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, उसमें लिखेगा नंबर 1 फूड। फूड के बारे में क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन क्या है? $130 पर पैसेंजर। फॉर उन्होंने कहा जी नॉन चार्जेबल। नॉन चार्जेबल से मैं क्या मतलब निकालूं? अच्छा, चलो ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप बताइए 96 पैसेंजर्स 130 पर पैसेंजर, कितना अमाउंट हो गया? 12,480। तो नॉन चार्जेबल का मतलब ये हो गया कि हम पैसेंजर को फूड फैसिलिटी देंगे और बदले में हम उससे कुछ चार्ज नहीं लेंगे। आप कह सकते हैं जी हमारी तरफ से ये फैसिलिटी फ्री होगी। अगर हमने उससे कुछ चार्ज करना है तो फिर वो फ्री फैसिलिटी थोड़ी हुई, फिर वो हमारा एक्सपेंडिचर थोड़ी हुआ। अब कोई पैसेंजर अगर खुद ही सामान खरीद ले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे रेलवेज में होता है। अब रेलवे वो कहता है कि अगर पैसेंजर ने किसी से कोई खाने पीने का सामान ले लिया तो जी हमें से क्या लेना देना, आप खरीदते रहिए। हां, अगर हम आपको फूड फैसिलिटी देते हैं और हम उसके बदले आपसे कुछ चार्ज नहीं करते हैं, तब तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है कि नहीं? तो चूंकि वो नॉन चार्जेबल है तभी वो हमारा एक्सपेंडिचर है। अगर वो चार्जेबल होता तो हमारे लिए कुछ नहीं होता। वो फिर तो आपसे पैसा आया और हमने आगे खर्च किया, हमने आपको फूड दिया, बदले में आपसे पैसे लिए, हमारे लिए ये क्या? हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो ये नॉन चार्जेबल है, तभी ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। दूसरा एक्सपेंडिचर कौन सा है? कमीशन। देखिए, जो टिकट्स बेची जाती होंगी
ट्रेवल एजेंट्स उस पर जरूर हमसे कमीशन चार्ज करते होंगे। कितनी कमीशन है वैसे? 5% ऑफ फेयर। फेयर अगर 6,72,000 है तो उसका 5% 33,600 ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है। तो आप मुझे बताइएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल 46080 फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिर आपको फिक्स कॉस्ट भी माइनस करना है। एयरक्राफ्ट लीज, जो आप ये प्लेन ऑपरेट करते हैं ये आपने खुद किराए पर ले रखा। एक फ्लाइट का आपको खुद कितना किराया देना होता है? 3,50,000। तो ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। क्वेश्चन में लिखा है ये हमारा फिक्स कॉस्ट है, तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट है। दूसरा फिक्स कॉस्ट कौन सा है? क्रू पेमेंट 72,000। और तीसरा फिक्स कॉस्ट कौन सा है? फ्यूल। और फ्यूल कितना है? 95,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर फ्लाइट कितना हो गया? 5,17,000। तो क्या आंसर आ गया? 108,920। 108,920। और ये जो आंसर आया है इसके सामने आप लिखिएगा ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। तो एक फ्लाइट से हमें कितना प्रॉफिट होता है? 1,08,920 रुपए। ठीक है, ठीक है, आसान कैलकुलेशन थी हमारे लिए। अब आइए क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? इट इज बिलीव्ड दैट ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज टू 108 पैसेंजर्स पर फ्लाइट if the fare is reduced to rupees 6,720. Advise whether this proposal should be implemented. भाई ये तो होता ही है, अगर आप अपना फेयर थोड़ा कम करोगे तो फिर पैसेंजर्स आपके बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन कहते हैं बताइए क्या फेयर कम करने का हमारा फैसला सही डायरेक्शन में है? तो आइए हेडिंग डालें, इवैल्यूएशन ऑफ the proposal regarding reduction in fare. Evaluation of the proposal regarding reduction in fare. प्रोसीजर तो यही है। पहली बात आप क्या लिखेंगे? टोटल कलेक्शंस पर फ्लाइट। अब पैसेंजर्स 96 नहीं होंगे, 8 और एक पैसेंजर से होने वाला कलेक्शन 6720। 7,25,760 725
760। इसमें से आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो उसमें पहले है फूड, 108 पैसेंजर्स और हर एक पैसेंजर पर आप 130 रुपए खर्च करेंगे। ओके, रुपीस 14040। सेकेंड एक्सपेंडिचर कौन सा लिखा जाए? कमीशन। कमीशन कितना लिखा जाए? 5% ऑफ फेयर। फेयर तो है 7,25,760। इसका 5% कितना हो? 36288। 36288 दोनों का टोटल फिर से बताइए। 50328। 50328। अब आप इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में नंबर 1 एयरक्राफ्ट लीज। एयरक्राफ्ट लीज का अमाउंट तो वही आ जाएगा जो पहले था, 3,50,000। अच्छा, नंबर 2 कौन सा होगा? क्रू पेमेंट एज इट इज। क्रू पेमेंट आप कितना लिखना चाहेंगे? 72,000। अच्छा, नंबर 3 कौन सा लिखा जाए? फ्यूल। कितना फ्यूल लिखा जाए? 95,000। फिक्स कॉस्ट का टोटल 5,17,000। इसे आप माइनस करिए। 158,432। आपने लिखा 158,432। इसके सामने लिख लीजिए ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। जब आप इसे एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग इनकम से कंपेयर करते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है बताएंगे? 49,512। अगर आपकी इनकम 49,512 पर फ्लाइट बढ़ जाती हो तो आपको यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो इसका मतलब हम इसके लिए तैयार हैं। तो मैनेजमेंट को हमारी तरफ से एडवाइस ये है कि हां, ये इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो आप लिखिएगा द proposal regarding reduction in fare the proposal regarding reduction in fare may be implemented as it will lead to net increase in profit. It will lead to net increase in profit to the extent of rupees 49,512 पर फ्लाइट। और ये अच्छा खासा इंक्रीज है। ये प्रपोजल जो है ये इंप्लीमेंट होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। लास्ट पॉइंट नंबर 3, ए ट्रेवल एजेंसी proposes to charter the aircraft by paying lump sum of rupees 5 lakh to the reliable airlines for one flight. It is also agreed that expenditure of fuel and food will be borne by the travel agency. Is this offer acceptable? ठीक है, हेडिंग डालेगा evaluation of
इवैल्यूएशन ऑफ द ऑफर फ्रॉम ट्रेवल एजेंसी। इवैल्यूएशन ऑफ द ऑफर फ्रॉम ट्रेवल एजेंसी। तो पहली बात क्या लिखी जाए? अमाउंट प्रोपोज्ड टू बी रिसीव्ड। तो प्रपोजल ये है कि अगर हमारे प्लेन को वो चार्टर्ड कर लेते हैं तो वो हमें एक फ्लाइट के 5 लाख रुपए देंगे। ये प्रपोजल है। 5 लाख तो हमें मिलेंगे, लेकिन हम प्रॉफिट के बेसिस पर फैसला देना चाहेंगे। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में नंबर 1 क्या लिखा जाए? फूड। फूड के बारे में वो क्या कहते हैं कि फूड का एक्सपेंडिचर वो खुद ही आपस में निपट लेंगे, यानी कम से कम हमें फूड का एक्सपेंडिचर नहीं करना ना। तो फिर फूड के आगे हम लिख लेते हैं नील। अच्छा, नंबर 2 क्या है? कमीशन। पहले हम कमीशन किन्हें दिया करते थे? ट्रैवल। किस लिए देते थे? टिकट्स बेचते थे वो हमारे लिए, वो हमारे लिए टिकट्स बेचते थे। अब कौन सी टिकट बेची गई है कि जिसकी हमने कमीशन दी? अब तो प्लेन चार्टर्ड हो गया है। ऐसी सिचुएशन में कमीशन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कमीशन अब हमारा ये खर्चा भी बच जाएगा। कमीशन पे करे तो किसे पे करे? जब हमारी कोई टिकट बिकी रही तो फिर कमीशन किस बात का? तो प्लेन चार्टर्ड हो गया है। अब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करना चाहें, उसमें नंबर 1 एयरक्राफ्ट लीज। ₹3.5 लाख। नंबर 2 क्रू पेमेंट। क्रू पेमेंट कितना है? 72,000। अच्छा, नंबर 3 कौन सा लिखा जाए? फ्यूल। फ्यूल के बारे में वो कहते हैं वो एक्सपेंडिचर खुद ही अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो हमको तो नहीं लिखना ना, हमको तो नहीं लिखना। तो कितना हो गया ये? 4,22,000। So the answer is ₹78,000. The answer is ₹78,000. देखिए, अच्छा खासा जो हमारा प्रॉफिट पहले लाख रुपए था, जो कि सेकंड प्रपोजल में 1.5 लाख भी हो गया था, हम क्यों उसे 78,000 कर दें? हम क्यों अपने नॉर्मल बिजनेस को रोक कर एक ऐसा एबनॉर्मल बिजनेस करें जिससे हमारे प्रॉफिट कम हो रहा हो? हम ऐसा काम क्यों करें? हम जानते हैं कि लोग एबनॉर्मल एक्टिविटीज में जाते हैं, पर वो सिर्फ तभी जाते हैं जब उनका प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर किसी पार्टी के लिए कोई होटल या रेस्टोरेंट बुक करना है, तो जब हम उसे बुक करेंगे तो होटल वाला कहेगा ठीक है, काम करते हैं, जो हमारा ये रेस्टोरेंट है हम क्या करेंगे, इसको हम जनरल पब्लिक के लिए उस टाइम पर बंद कर देंगे। तो जो नॉर्मली पब्लिक हमारे पास आती है हम मना कर देंगे भी आज तो होटल हमारा खाली है नहीं। तो क्या आपको लगता नहीं कि वो अपनी नॉर्मल इनकम सैक्रिफाइस कर रहे हैं? वो कहते हैं हाँ जी हम तैयार है ना सैक्रिफाइस करने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है वो नॉर्मल इनकम तो थोड़ी सी है, ये एबनॉर्मल इनकम ज्यादा है। अगर एबनॉर्मल इनकम ज्यादा हो रही हो तो लोग नॉर्मल इनकम को सैक्रिफाइस करने को तैयार बैठे, लेकिन यहां तो नॉर्मल इनकम ज्यादा है और एबनॉर्मल इनकम कम है, तो हम इस चक्कर में क्यों पड़े वाला? हम इस प्रपोजल के लिए हां करने को तैयार नहीं। तो आप लिखिएगा इस बात को।
द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹78,000, the operating income of ₹78,000, comma, as computed above, the operating income of ₹78,000 as computed above is less than existing amount of operating income, is less than existing amount of operating income. Full stop. Therefore, the proposal from the travel agency may not be accepted. मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आप चाहे तो लिख सकते हैं शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, पर क्या कि कॉस्ट अकाउंटेंट जब मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है ना, तो उसको अपनी लैंग्वेज जो है उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आप डायरेक्शन नहीं दे सकते कि ये प्रपोजल को इंप्लीमेंट मत करिएगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपके हिसाब के ना ही करे तो ठीक होगा, है ना। बाकी आप मालिक हो, फैसला लेने का अधिकार आपका है, तो हमें अपनी भाषा पर थोड़ा संयम बरतना ही होता है, ठीक है। अपना काम हो तो हम लोग शुड शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूसरे को अगर सलाह दे रहे हो तो फिर हमें लिखना पड़ता है मे बी और मे नॉट बी। ठीक बात है, पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका भी हमने बदल दिया। हम जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट नॉर्मली बनाते थे वैसे नहीं बनाई हमने। देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का कोई डेफिनेट प्रोसीजर होता है, ऐसा कोई दावा मैंने कभी नहीं करा कि जी यही तरीका ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का कि पहले फिक्स कॉस्ट लिखे जाएंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट लिखे जाएंगे, फिर टोटल कॉस्ट निकाला जाएगा। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। इसलिए पहली बात तो आप अपने दिमाग से बाहर निकालिए कि जी स्टैंडिंग चार्जेस अलग होते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस अलग होते हैं, और पहले स्टैंडिंग चार्जेस आते हैं फिर रनिंग एक्सपेंसेस आते हैं। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली क्या है कि एक सूटेबल स्टेटमेंट बननी चाहिए जो बनाने वाला आसानी से बना सके और देखने वाला आसानी से उसको समझ सके। चाहे वो स्टेटमेंट ऐसे बन जाए या वैसे बन जाए। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पहले लिखता, फिक्स कॉस्ट बाद में लिखता और नीचे लिखता कलेक्शन, तो भी तो मेरा प्रेजेंटेशन वैसे ही जाता। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन के तरीके बदलते रहने चाहिए। हां, जो भी आपका पर्पस है वो पर्पस होना चाहिए कि सिचुएशन और इससे बेहतर बनाइए और इससे बेहतर बनाइए। ठीक है। अकाउंट्स में आपको सिखाया जाता है कि एक आंसर सही होता है और बाकी दुनिया के सारे आंसर गलत होते हैं, क्योंकि उनका तरीका यही है, वो उस तरीके से ट्रेन करे गए। उनको मालूम ही यही है कि जी सही और गलत को पढ़ाया जाए। हम लोग सही गलत नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं गुड बेटर बेस्ट। हम कहते हैं ये आंसर अच्छा है, ये आंसर उससे भी अच्छा है, और ये आंसर सबसे अच्छा माना जाता है। आप भले ही अपने आंसर के बारे में जो मर्जी कहें कि मेरा आंसर सबसे अच्छा है, पर आप दूसरे के आंसर को गलत ना कहें। ये कहें मेरा आंसर इसके आंसर से बेहतर है। ठीक बात है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का चैप्टर मैं यहां जाके कंप्लीट कर रहा हूं। इसके पीछे जितने भी रिविजनरी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे रिविजनरी क्वेश्चन कर लिए होंगे या कर लेंगे। पर मैंने अपनी तरफ से एक सफिशिएंट मैसेज जरूर दे दिया है कि जितने रिविजनरी क्वेश्चन करोगे अल्टीमेटली फायदे में रहोगे। जो भी कॉन्फिडेंस आपको आपके एग्जाम में काम आएगा, वो मैंने जो क्वेश्चन कराए वो ऑफकोर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, पर जो क्वेश्चन आप खुद करोगे वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगे। क्या ये बात सही? हां जी। देखिए, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको मैं बताना तो नहीं चाहूंगा, पर उसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज की क्लास असल में यहां छोड़नी पड़ेगी। आज की क्लास इससे आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो मैं इस बात के लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा कि ये क्लास आज आपकी याद छोड़नी पड़ेगी। वैसे आमतौर पे ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ये क्लास तो इससे आगे बढ़ेगी।
अब रीजन जो है सो है ये क्लास इससे आगे बढ़ नहीं पाए। वैसे तो मैं आज आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अगर 1 घंटे की क्लास ले ली जाए और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो शायद नाराजगी कम हो। आज की क्लास हम लोग इससे आगे बढ़ा नहीं पाएंगे।